विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति शाह, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो इसका आंसर क्या होगा? इन ह्यूमन बीइंग्स द किडनीज आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किडनी क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाइलम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ का? वाटर का। इन प्लांट्स द जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट। ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो क्या होगा? द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये टेक्स प्लेस करते हैं। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो फैट कैसे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और ये प्रोसेस कैसे होता है, ये बताना है। आंसर है, फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये फैट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन gets the secretion in the form of bile juice and pancreatic juice respectively from the liver and the pancreas. तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो सिक्रीशन होता है ये कहाँ से गेट करता है? कहाँ से गेट करता है? ये बाइल जूस से। जो बाइल जूस होता है और पैनक्रियाटिक जूस होता है, इनको लीवर और पैनक्रियास से गेन करता है। लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस ये गेन करता है। The bile salts from the liver break down the large fat globules into smaller globules so that the pancreatic enzymes can easily act on them. तो ये जो हमारा बाइल जूस जो बाइल सॉल्ट है हमारा, वो क्या काम करता है? वो जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल होता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होता है, इसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करता है, ताकि ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है ये इस पर इजीली एक्ट कर सकें। दिस इज़ रेफर्ड टू एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये जो प्रोसेस है इसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल है? आंसर है, सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड अंडर द टंग। तो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। इट मॉइस्चन्स द फूड फॉर ईजी स्वेलोइंग। तो ये क्या करता है? खाना को मॉइस्ट करने का काम करता है ताकि आसानी से खाना स्वेल किया जाए, अंदर इनटेक किया जाए। It contains a digestive enzyme called salivary amylase which breaks down starch into sugar. तो सलाइवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? जो स्टार्च है उसको शुगर में तोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या ज़रूरी कंडीशन है और इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं?
आंसर है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट एंड सनलाइट आर द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट और सनलाइट की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या निकला? कार्बोहाइड्रेट और साथ में ऑक्सीजन निकला। इक्वेशन के फॉर्म में ये दिखाया गया है। ये इक्वेशन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में लिखना ना भूलें। यह है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये क्या बनाया है? C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन गैस बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो डिफरेंस बताना है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में, और कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं। तो पहले डिफरेंस देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। अगला है एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये क्या इसके बारे में लिखा है? इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है किसके किसके बीच में? जो ऑर्गेनिज्म है और बाहर के इन्वायरमेंट के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एब्सेंट। तो यहाँ किसी तरह का गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। अनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। अनएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा रिलीज होता है, जबकि एंड प्रोडक्ट वेरी। जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट आता है वो वेरी करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज 36 ATP। तो यहाँ पर जो एनर्जी की ज़रूरत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो कितना होता है? 36 ATP। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट इट्स ओनली 2 ATP। तो इसे कितनी ATP की ज़रूरत होती है? सिर्फ 2 ATP की ज़रूरत होती है। अब एग्जाम्पल आपको लिखना था एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द रूट्स ऑफ सम वाटर लॉक्ड प्लांट्स, सम पैरासाइटिक वर्म्स, एनिमल मसल्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? कुछ वाटर लॉक्ड प्लांट होते हैं उनके रूट्स के थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, कुछ पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं, कुछ एनिमल मसल्स होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट है, इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाउ आर द एल्वियोली डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए एल्वियोली को कैसे डिज़ाइन किया गया है? आंसर है द एल्वियोली आर द स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द लंग्स। तो हमारे लंग्स में स्मॉल बैलून, छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो एल्वियोली कहलाते हैं। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ फूड वेसल्स। तो जो एल्वियोली के वॉल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें फूड वेसल्स का एक्सटेंसिव नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ईच लंग कंटेन्स 300 to 350 million alveoli, making it a total of approximately 700 million in both the lungs। तो हर एक लंग में 300 से 350 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं, जो कि टोटल 700 मिलियन जो है यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। दोनों लंग मिला करके 700 मिलियन एल्वियोली यहाँ पर क्रिएट करते हैं लगभग।
The alveolar surface when spread out covers 80 मीटर स्क्वायर एरिया। ये alveolar surface जब स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं, तो यहाँ पर कितना एरिया कवर करते हैं? लगभग 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करते हैं। दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक्स द गैसेस एक्सचेंज मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पर मोर एफिशिएंट, तो यहाँ पर ये जो लार्ज सरफेस एरिया यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, इसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा एफिशिएंट वे में वर्क करते हैं। ये हमारा एल्वियोली है, ये हमारा बलून लाइक स्ट्रक्चर्स का दिख रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ अ डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज़। तो बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? आंसर है हीमोग्लोबिन इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो हेमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, किस लिए? सेल्युलर रेस्पिरेशन के लिए। Therefore, deficiency of hemoglobin in blood can affect the oxygen supplying capacity of blood. इस वजह से अगर हेमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, अगर खून में हेमोग्लोबिन नहीं होगा, तो इस वजह से क्या होगा? जो ब्लड में है, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। दिस कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल्स। इस वजह से हमारा बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। इट कैन ऑल्सो लीड टू अ डिजीज़ कॉल्ड एनीमिया, और इस वजह से एक बीमारी होगी जिसे क्या कहते हैं? एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, वाई इज़ इट नेसेसरी। तो ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन मेथड कैसे वर्क करता है और ह्यूमन बींग के लिए ये क्यों नेसेसरी है? आंसर है द ह्यूमन हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, द राइट एट्रियम, द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट, हार्ट में ब्लड का फ्लो यहाँ पर कैसे हो रहा है? देखिए, द हार्ट हैज़ सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा which carries deoxygenated blood from the upper and lower regions of the body respectively and supplies this deoxygenated blood to the right atrium to the heart. तो हार्ट में सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा प्रेजेंट होते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर एंड लोअर रीजन्स, बॉडी के अपर एंड लोअर रीजन से क्या कहते हैं? कलेक्ट करते हैं हम, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसके बाद में वहाँ से जो कलेक्शन के बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम, हार्ट के राइट एट्रियम में प्लेस करते हैं, पहुँचाते हैं। अब फ्लो कैसा होता है? फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट, द राइट एट्रियम देन contracts the passage to the contracts and passes the deoxygenated blood to the right ventricle through an auriculoventricular aperture। तो इसके बाद में क्या होता है कि राइट एट्रियम उसके बाद क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पास करता है और वहाँ से ये कहा जाता है auriculoventricular aperture में जाता है। Then the right ventricle contracts and passes the deoxygenated blood into 2 pulmonary arteries which pumps it to the lungs where the blood becomes oxygenated। यहाँ पर फिर लिखा है कि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को 2 पल्मिनरी आर्टरी में भेजता है जहाँ पर ये पंप होता है, जहाँ पर ये लंग्स के थ्रू पंप होता है और जो ब्लड है वो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। फ्रॉम द लंग्स द पल्मिनरी वेन्स ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो लंग्स से कहा जाता है ये जो पल्मिनरी वेन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं लेफ्ट एट्रियम, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। Then the left atrium contracts and through the auriculoventricular aperture the oxygenated blood enters the left ventricle। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऑरिक्यूलोवेंट्रिकल अपर्चर के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है। द ब्लड passes
एरोटा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा में पास करता है। द एरोटा गिव्स राइज टू मेनी आर्टरीज दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द रीजन्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद एरोटा क्या करता है, बहुत सारे आर्टरीज को के थ्रू यहाँ पर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में। यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखा हुआ है, ये हमारी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बीइंग में ये बताया गया है। Therefore, the blood goes twice through the heart. This is known as double circulation. तो इस तरह से जो ब्लड है हमारे हार्ट में 2 बार गया, एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड, फिर ऑक्सीजनेटेड हुआ। तो ये जो प्रोसेस है इसको डबल सर्कुलेशन मेथड कहते हैं, डबल सर्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है डबल सर्कुलेशन का, तो द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउज a more efficient supply of oxygen to the body cells। तो ये जो सेपरेशन होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है बॉडी में वो काफ़ी इफ़िशियंट वे से होती है। दिस एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इज़ वेरी यूजफुल इन वार्म एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड सप्लाई होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनके लिए काफ़ी इफ़िशिएंट होता है, काफ़ी यूज़फुल होता है। As we know, warm-blooded animals have to maintain a constant body temperature by cooling themselves when they are in a hotter environment and by warming their bodies when they are in cooler environment। तो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। अगर मतलब हॉटर इन्वायरमेंट है तो उनको अपनी बॉडी को थोड़ा सा कूल करना पड़ता है, और अगर कोल्डर इन्वायरमेंट में है तो उसको बॉडी को थोड़ा हॉट करना पड़ता है। अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को वो मेंटेन करते हैं। Hence, they require more oxygen for more respiration so that they can produce more energy to maintain their body temperature। तो इसलिए क्या होता है कि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए चाहिए वो उसको मेंटेन कर सकें। Thus, the circulatory system of humans is more efficient because of the double circulatory heart। तो इस वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पर डबल सर्कुलेटरी हार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर डबल सर्कुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है उनमें क्या डिफरेंस है। आंसर है ये है यहाँ पर कैसे होता है, जाइलम में ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स कैसे होते हैं और ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्लोएम में कैसे वर्क करते हैं। तो जाइलम की बात करें, जाइलम टिश्यूज़ हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ये वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। वहीं फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम टिश्यू फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जाइलम की बात करें तो वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर प्लांट्स। तो वाटर यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से, रूट से अदर प्लांट्स, रूट से जो पूरे प्लांट है उसमें ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं फ्लोएम की बात करें तो फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फ्लोएम के केस में फूड अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर है ट्रांसपोर्ट इन जाइलम अकर्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल फोर्सेस सच एज ट्रांसपीरेशन पुल। तो यहाँ पर जाइलम में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिंपल फिजिकल फोर्स की ज़रूरत होती है जिसे ट्रांसपीरेशनल पुल कहा जाता है। और यहाँ पर फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
तो यहाँ पर फ्लोएम में एनर्जी मतलब ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी ये एटीपी के फॉर्म में गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो कंपेयर करना है एल्वियोली और नेफ्रॉन के बीच में। तो एल्वियोली का स्ट्रक्चर और ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये जो डायग्राम है ये एल्वियोली का डायग्राम है। ये है ब्रोंकियोल, ये एरिया कैपिलरी है और ये एल्वियोलस है और ये है हमारा नेफ्रॉन। ये स्ट्रक्चर ये डायग्राम्स आपको ध्यान में रखना है। ये एरिया आपका बॉमेन कैप्सूल कहलाता है, ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है और इसके बाद में ये प्रॉक्सिमल रिब्यूल कहलाता है और ये लूप ऑफ हैनले कहलाता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है इन दोनों के। तो स्ट्रक्चर में के बारे में लिखा है एल्वियोली आर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द लंग। तो एल्वियोली छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहीं नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। तो नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनका और ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। The walls of the alveoli are one cell thick and it contains an extensive network of blood capillaries। तो alveoli में एक सेल प्रेजेंट होता है जो कि थिक होता है और इसमें एक्सटेंसिव नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज का एक्सटेंसिव नेटवर्क यहाँ पर प्रेजेंट होता है। वहीं बात करें नेफ्रॉन की तो नेफ्रॉन्स आर मेड ऑफ ग्लोमेरुलस बॉमिन्स कैप्सूल एंड a long renal tube. It also contains a cluster of thin walled capillaries। तो नेफ्रॉन कैसे बनते हैं, इसमें ग्लोमेरुल्स और बॉमेंस का कैप्सूल होता है, साथ में एक लंबा रेनल ट्यूब प्रेजेंट होता है। इसमें क्लस्टर प्रेजेंट होता है किस चीज़ का, थिन वॉल्ड कैपिलरीज का एक क्लस्टर भी प्रेजेंट होता है। अब फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है हमारा एल्वियोली का फंक्शन के बारे में क्या है, तो द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्वियोली एंड द गैसेस प्रेजेंट इन द एल्वियोली। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, तो यहाँ पर ब्लड और कैपिलरीज के बीच में यहाँ पर एल्वियोली जो वर्क करता है और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल बनाता है एल्वियोली। और एल्वियोली में क्या लिखा है, एल्वियोली आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। एल्वियोली को गैसेस एक्सचेंज का साइट भी कहा जाता है। वहीं इसकी नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, द ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी which branches into many capillaries in the glomerules। तो ब्लड कैसे किडनी में इंटर करता है, रेनल आर्टरी के थ्रू में इंटर करता है और रेनल आर्टरी ब्रांच के फॉर्म में बहुत सारे कैपिलरीज ग्लोमेरुल्स में बहुत सारे कैपिलरीज के में ये ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट बॉमेंस कैप्सूल। तो वाटर और जो सॉल्यूट होते हैं वो नेफ्रॉन में ट्रांसफर्ड किए जाते हैं, कहाँ पर, बॉमेंस कैप्सूल में। देन द फिल्टरेट मूव्स थ्रू द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड देन डाउन इनटू द लूप ऑफ हैनले। तो इसके बाद जो फिल्टरेट होता है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के थ्रू मूव करता है और डाउन जाता है, कैसे, कहाँ जाता है, लूप ऑफ हैनले में जाता है। फ्रॉम हैनलेस लूप filtrate passes into the distal tubule and then to the collecting duct। अब हैनले लूप से जो फिल्टरेट होता है वो डिस्टल ट्यूब्यूल में पास होता है और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। द कलेक्टिंग डक्ट collects the urine from many nephrons and passes it to the ureter। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स से जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उससे यूरिन को कलेक्ट करता है और उसके बाद उसे यूरेटर में पास करता है। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फिल्टरेट सम सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। तो जब यहाँ पर फिल्टरेट फ्लो करता है तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर, ये सब जो है सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है।
ये हमारा डायग्राम है नेफ्रॉन का, और यहाँ पर इसमें और लिखा है कि नेफ्रॉन्स आर बेसिक फिल्टरेशन यूनिट। नेफ्रॉन को बेसिक फिल्टरेशन यूनिट भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।